अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों का मैं यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर आपका यहाँ मेरे से नहीं लिखा, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों को इससे पहले चैप्टर नंबर 5, जिसमें पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 इस किताब का करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पार्ट नंबर 2 है। तो आपकी किताब में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि आप 9 क्लास में सीख के आए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को दो हिस्सों में तकसीम किया। अर्थ की अगर मैं बात करूं, जमीन जिसमें हम रहते हैं, तो अर्थ में एक पोर्शन है जमीन के ऊपर वाला, यानी अर्थ सरफेस को हम जमीन का अगर उर्दू में खिताब दे रहे हैं, तो जमीन से ऊपर क्या है? आबो हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें बारिशें होती हैं और दीगर चीजें सारी जमीन से ऊपर। दो आपकी स्टेट ऑफ मैटर है मेन, सॉलिड और गैसेस। अब जमीन के नीचे भी एक आपके पास दुनिया अलग है जिसमें पानी मौजूद है। सॉलिड वहां पे भी है लेकिन वाटर क्वांटिटी वहां ज्यादा है। अब यहाँ पर चैप्टर ही पूरा वाटर के ऊपर है। आपको इस चैप्टर में मेनली वाटर के बारे में सीखना है। वाटर के बारे में क्या सीखना है वो तो चैप्टर के साथ साथ पता चलेगा। हम कुछ यहाँ पर वैसे ही मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, बाद में नोट्स या किताब पे देखेंगे। पानी के बारे में सब जानते हैं, पानी क्या है? पता है सबको या नहीं पता? पता है ना, उसके बगैर आप जिंदा ही नहीं रह सकते। एक नॉर्मल इंसान की अगर मैं बात करूं, वो 4-5 दिन, हद हो गया तो 7 दिन, इससे ज्यादा वो जिंदा नहीं रह सकता बगैर पानी के। हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 60% के करीब वाटर कंटेंट मौजूद है। हमारे अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में वाटर मौजूद है। डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब क्या है? हमारे अंदर खून मौजूद है, ब्लड, उसके अंदर भी पानी है। हमारे जो ऑर्गन्स बने हुए उनके अंदर भी पानी है। तो आपके बॉडी के अंदर सब चीजें मिला लें तो ऑलमोस्ट आपका ऑन एवरेज 60% वाटर है। अर्थ की अगर मैं बात करूं, जमीन का एक टुकड़ा, तो जमीन पूरी जो बनी हुई है, ये आपके 70% वाटर है और 30% आपका, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है, पानी हो सकता है 70 से ज्यादा हो, और जो सरफेस है, सॉलिड पार्टिकल्स है, वो 30% से कम हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 70% अज्यूम करते हैं पानी बना हुआ है। पूरी दुनिया बनी भी पानी से। अगर आप देखें तो आपको हर जगह पानी नजर आएगा। आपकी अर्थ, आपका जो लैंड है, ठीक है, जो जमीन है, वो तो ब्राउन कलर की होती है। अगर चले उसमें घास उगाइए तो ग्रीन कलर की हो जाएगी। लेकिन जो आपका पानी है वो ब्लू कलर के रिस्पेक्टिवली हम कंसीडर करते हैं कि ब्लू कलर होगा। तो अर्थ तो आपके पास मेनली ब्लू कलर की नजर आती है आउट ऑफ, जब हम देखते हैं स्पेस में जाके। क्यों? क्योंकि 70% आपका पानी है। इसी तरीके से आपका जो पानी की सिर्फ अगर बात करें, मैं कहूँ कि मैं 70% ये सारा का सारा अर्थ से निकाल लूं, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, 100% वाटर आपका सारा का सारा मैंने निकाल दिया। अब इस 100% में से 97% आपके पास पानी है जिसको आप पी नहीं सकते, और 3% पानी है जिसको आप पी सकते हैं। किताब में बाद में आराम से तसल्ली से आएंगे। अभी इस वक्त आपको जो यहाँ पर टॉपिक है वो पढ़ा रहा हूँ। तो 97% पानी आप पी नहीं सकते। अब पी नहीं सकते तो इसका मतलब वो जाया हो जाएगा? नहीं, जाया नहीं होता। कैसे? 97% पानी कौन सा नहीं पी सकते? समंदर का पानी नहीं पी सकते। और भी इस तरह से आपके मेनली तो ज्यादातर ओशंस हैं, सीज हैं, ये सारे आपके नॉन ड्रिंकेबल वाटर कहलाते हैं। ड्रिंकेबल जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, ड्रिंकेबल तो चले अलग चीज हो जाती है, फ्रेश वाटर को हम पी सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर 3% है। इस 3% में से भी आपका 2% जो बकिया है, 2% ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपके बर्फ की फॉर्म में जमा हुआ है, ग्लेशियर्स हो गए, आइस कैप्स हो गए, ये सारे आपके 2% पानी है जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं आ सकता। 1% पानी हमारे इस्तेमाल में होता है। अभी जो 1% पानी है इस अर्थ में, क्या ये 1% पानी आपको आराम से हर जगह मिल जाएगा? अब ये 1% जो आपका पानी है पूरी दुनिया में एग्जिस्ट जो जितना कर रहा है, पूरी दुनिया में जितना भी एग्जिस्ट कर रहा है उसका 1% पानी
इंसान पीते हैं। कौन सी फॉर्म में पीते हैं? आपके लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए। लेक को हम क्या कहेंगे? झील कहेंगे। ठीक है, झील हो गई, दरिया हो गए, और इनसे बहता हुआ इधर उधर जो इकट्ठा कर लिया, डैम आपने बना लिए, वहां पर पानी इकट्ठा हो गया, या इसके अलावा आपके जो झरने बह रहे हैं, ये सारे इस 1% में आएंगे। अब ये 1% पानी हर जगह तो मौजूद नहीं है। मैं कहूँ कि रेगिस्तान चले जाएं, डेजर्ट चले जाएं, वहां तो ये पानी मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है हर जगह पर ये 1% लोगों के अप्रोच में हो, एक्सेसिबल हो। जिनके पास पानी है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। पुराने जमाने में जो लोग जंगें करते थे, क्यों होती थी? पानी की वजह से होती थी। पानी के लिए लड़ा जाता था आपस में। जिस कौम के पास पानी है वो कौम ज़ाहिर जिंदा रह सकती है। जिस कौम के पास पानी नहीं है, इवेंचुअली वो पानी या तो मांगेगी या वो मर जाएगी। तो जंगें जो हुआ करती थी वो इसलिए होती थी क्योंकि आपको पानी चाहिए। अब पूरी दुनिया में अगर वो बाकी लोग कहें कि ये पानी भी तो है, तो इस पानी का मैंने क्या करना है? मैं तो पी नहीं सकता। इस पानी से मैं सब्जियां वगैरह नहीं उगा सकता, प्लांटेशन नहीं हो सकती, फार्मिंग नहीं हो सकती। सबको ये वाला पानी चाहिए। ये जो आपका 2% वाटर है, ये तो आपका यूजलेस है। कैसे आप जाके पहाड़ों पे ग्लेशियर जो जमे हुए, वो थोड़ी तोड़ के नीचे लेके आएंगे? जहाँ पर एग्रीकल्चर करना है, फार्मिंग करनी है, वहां पर थोड़ी लेके आ सकते हैं। आपको तो वो पानी चाहिए जो बहते हुए आपकी तरफ से गुजर जाए। अब यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमारे पास जितने भी दरिया गुजर रहे हैं, डैम तो हमें अल्लाह तौफीक पे और बनाने की, हम बनाएंगे। लेकिन जितना भी पानी है वो हमारे लिए कम पड़ेगा। ये वाला पानी भी हमारे पास इस मुल्क में मौजूद है, लेकिन ये वाला पानी आपको मैं कहूँ कराची में चाहिए तो कहाँ से तलाश करेंगे इसको? ठीक है, यहाँ तो बर्फबारी भी नहीं होती कि बर्फें आपकी पड़ रही हैं, बर्फ आपने इकट्ठी कर ली और फिर गर्मियों में उसको पिघला के इस्तेमाल कर लिया, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पूरी दुनिया में ये 1% इक्वली डिवाइडेड नहीं है। कुछ जगहों पर जिन लोगों के पास ये पानी है वो लोग खुशकिस्मत हैं। उनके पास पानी है तो वो आराम से जिंदा भी है, फार्मिंग भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, चीजें उगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पानी आपके पास बहरहाल, टोटल मैं सम अप कर रहा हूँ, 100% कौन सा है? जमीन के दो हिस्से किए जिसमें 70% पानी निकला। वो 70% पूरा पानी ले ले, तो 70% का पूरा जितना भी पानी है उसका 97% समंदर, ओशन वगैरह ये सब है। और 3% में से आपका पानी 2% तो यूजलेस हो गया। वो जब ग्लोबल वार्मिंग पीछे हम पड़ चुके हैं, बढ़ रही है और बढ़ जाएगी, पिघलेंगे तो हो सकता है पानी हमारे काम में आ जाए। अदरवाइज अभी फिलहाल 1% पानी है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बारिश जब होती है तो प्योर वाटर आता है, ये सब पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। बारिश जब होगी तो आपके पास H2O प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, अनटे अनलेस के वो जमीन पे पड़ जाए। अगर बारिशें हों और आपको प्योर पानी चाहिए तो आप एक बाल्टी ले, छत पे जाके रख दे, और जब बारिश होगी उस बाल्टी में पानी गिरेगा, वो पानी आपका प्योर वाटर होगा। लेकिन वही बाल्टी अगर आप बहते हुए पानी, गली में पानी बह रहा है वहां से बाल्टी पकड़ पकड़ के उठा के भर रहे हैं, तो वो आपका प्योर वाटर नहीं होगा। वो अब आपका हो सकता है मिलावट वाला पानी हो, जिसमें सारी चीजें, गंद भी होगा और दीगर चीजें भी होंगी। तो हमें क्या चाहिए? फ्रेश वाटर। चले, ये तो बात की बात होती है, वापस आ रहे हैं वाटर के ऊपर। वाटर क्या है इटसेल्फ? आपके पास वाटर H2O है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे आपस में, आपको पानी बना के देंगे। पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आप अगर पानी नहीं पिएंगे, एक तो आप मर भी जाएंगे, और अगर कम पिएंगे तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन में क्या होगा? आपकी तबीयत खराब होगी, पेट खराब हो जाएगा। आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए अपने अंदर जो आपके, फॉर एग्जांपल खाना खाया है उसके अंदर विटामिन वगैरह हैं, हमने पीछे विटामिन भी पढ़ा था, वाटर सॉल्युबल होते हैं कुछ, वो सब अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए पानी चाहिए। हमारी खुद की बॉडी क्योंकि 60% पानी से बनी हुई है, तो जाहिर है हमारी बॉडी के अंदर पानी कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगी। ये पानी कहाँ पाया जाता है? अब यहाँ पर मैंने आपको पूरा समझा दिया कि ये आपका कैसे मिलेगा।
पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग परसेंटेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रॉपर्टी आपको पता है पानी की क्या होती है। पानी आपके पास नंबर वन, एक तो कलरलेस होता है, पानी का कोई कलर नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते पानी का कलर ब्लू होता है, समंदर का कलर ब्लू है इसलिए नहीं। आपके पानी का कलर कलरलेस होता है। आप घर पे जाएं, पानी पिए, ग्लास में भरें, उसको देखेंगे कलरलेस, वो कोई कलर नहीं होगा। स्मेल करें, पानी की कोई स्मेल नहीं आएगी। पानी को टेस्ट करें, आज तक हमें यही नहीं पता कि टेस्ट पानी का होता कैसा है। हम रोज पीते हैं, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और नॉर्मली आपको एक दिन में 2 लीटर कम से कम पीना चाहिए। 3 लीटर तक पी सकते हैं, मैक्सिमम 4 लीटर एक इंसान नॉर्मली पीता है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो आपको मिनिमम 2 लीटर पानी पीना है। हम रोजाना 2 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका टेस्ट आज तक नहीं पहचानते। हाँ, उसके अंदर कोई चीज डाल दें, आप कोई सॉल्ट डाल दें, तो आप उसको आराम से पहचान जाएंगे। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। पानी के बारे में आपने ये भी सीखा हुआ है कि ये बर्फ कब बनता है, फ्रीजर में जब डालते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही पहुंचेगा बर्फ बन जाएगा। जैसे ही आप इसको किसी बर्तन में नीचे आग जलाएंगे, गर्म करेंगे, थर्मामीटर रख के चेक कर लें, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, पानी आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें आप पीछे पढ़ चुके हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं मैं आपसे कह रहा जो आपने पीछे ना पढ़ी हो। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी पता है आपने। पीछे एक टॉपिक पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वही ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। तो उसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ये दो बातें कही थी। वाटर वेपर्स क्या है? वाटर वेपर यही चीज है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इन द स्टेट ऑफ गैस। तो वाटर वेपर क्या करता है? सबसे ज्यादा, मैंने गाल्वनिक पॉइंट आपसे डिस्कस उसका किया होगा, सबसे ज्यादा जो हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो पानी के अंदर है। एक नॉर्मल मेटल ले लें, आपके घर में तवा मौजूद है, तवे के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं है जितनी आपके पानी के अंदर है। किताब ने गालिबन एक जुमला लिखा होगा, हो सकता है मैं सही बता रहा हूँ, बाद में जब किताब पढ़ेंगे तो दुरुस्त करवा दूंगा, कि गालिबन 5 या 6 गुना ज्यादा जो आम पत्थर आपको मिलता है बाहर पड़ा हुआ, उससे ज्यादा पानी अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। एक एक्सपेरिमेंट करें, पत्थर लें बाहर कोई भी, किसी भी साइज का, ज्यादा छोटा ना हो ज्यादा बड़ा ना हो। ज्यादा बड़ा होगा तो आप पकड़ नहीं सकते, ज्यादा छोटा होगा तो कोई आपको एक्सपेरिमेंट पता नहीं चलेगा। 2 पत्थर लें, बल्कि दो सेम या डिफरेंट साइज के चले ले लें। 2 डिफरेंट साइज के पत्थर लें और दोनों को धूप में रख दें। और एक तीसरी चीज, आप कोई भी लकड़ी का टुकड़ा उठा लें या कोई भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट रख दें, उसको बाहर धूप में रख दें। क्योंकि आजकल आपका मौसम इतना कोई गर्म नहीं है, धूप पड़ेगी तो इतने ज्यादा आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब आप पत्थर को पकड़ेंगे तो हाथ हो सकता है आपका जल जाए, क्योंकि अच्छा खासा गर्म हो चुका होगा। आप उसको सुबह रखें और आराम से 5-6 घंटे 8 घंटे तक धूप पड़ने दें, और उसके बाद उसको निकालें। आपके हाथ हो सकता है जल जाए, लेकिन वहीं पे अगर लकड़ी या प्लास्टिक का कोई टुकड़ा आपने रखा था उसको पकड़ेंगे तो माइट भी पॉसिबल आप उसको उठा लें, थोड़ा सा गर्म होगा। ये जो आपके साथ अभी पूरा फिनोमेना हुआ है, इसमें एक चीज कहलाती है हीट कैपेसिटी। मुझे नहीं पता किताब ने डिस्कस किया है या नहीं, बहरहाल हम देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी आपकी, कैपेसिटी का वर्ड सबको पता होना चाहिए, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब या एबिलिटी टू स्टोर। तो अगर आपकी हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू स्टोर हीट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर हीट स्टोर करता है, उसकी एबिलिटी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है? गालिबन इसकी वैल्यू 4.2 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 किलोग्राम पानी ले लूं और उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करूं, टेम्परेचर स्केल आपको पता होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 स्केल आपने सीखे हुए। तो अगर मैं 1 केल्विन राइज करूं 1 किलोग्राम पानी के लिए, तो उसमें 4.2 जूल्स वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब ये, तो कोई भी यूनिट पढ़ने का तरीका ही होता है कि 1 केल्विन राइज करने पर और 1 किलोग्राम पानी लेने पर 4.2 जूल्स की वैल्यू वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अब ये तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा,
और सबसे ज्यादा वैल्यू ये पानी की होती है। बाकी आप पत्थर लें बाहर जो आपने लिया था, आप लकड़ी लें जो आपने बाहर धूप में रखी थी, उनकी वैल्यू इससे कम आएगी। ये एबिलिटी, इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर सबसे ज्यादा, ये क्यों समझाया? क्योंकि हमने जो पीछे टॉपिक पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, उसमें वाटर वेपर्स आ रहे थे। वाटर वेपर क्योंकि अर्थ में फैले हुए हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट बना के फैला हुआ था, उसी तरह ये वाटर वेपर्स भी हैं जिसने पूरी अर्थ जकड़ा हुआ है, अपने अंदर जकड़ के रख लिया है, एनवेलप कर लिया है ब्लैंकेट की तरह, वो आपने कंबल की तरह, जिस तरह रात में उड़ के सोते हैं, उसी तरह ये भी आपके अर्थ को ढक चुका है अपने आप से। तो वाटर वेपर्स की क्योंकि कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, ये हीट अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। तो वाटर वेपर्स तो क्योंकि हमारे लिए अच्छे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि वाटर वेपर तो चले हम एब्जॉर्ब अगर कर लें, इनहेल कर लें, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करेंगे तो वो मसले वाली बात है। वाटर वेपर अगर आपने इनहेल कर लिए तो उसकी वजह से आपको सफोकेशन नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड आपने इनहेल किया, बारबेक्यू हो रहा है, वहां जाके खड़े होके नाक सामने रखें और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करें, थोड़े ही सेकंड्स के बाद आपको खांसी उठेगी और आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर आप बीमार हो गए, जैसे आजकल बच्चे बीमार हो रहे हैं, जब आपको ज्यादा नजला होता है, नाक बंद हो जाती है, तो आपको स्टीम दी जाती है। स्टीम क्यों दी जाती है? ताकि आपके वाटर वेपर्स एक तो टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं, वो आपके नाक के जितने भी पैसेज है उसको खोलते हुए आगे चले जाएंगे। तो स्टीम आपके लिए फायदेमंद है। तो अर्थ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, पानी पड़ा रहे कोई मसला नहीं है। फायदा क्या होता है पानी से? पानी जब आपके पास ज्यादा हीट स्टोर कर रहा है, तो दिन के वक्त आपकी जितनी भी हीट सन से, सूरज से जो रोशनी आई है, उसमें रेडिएशन से जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा, ये वाटर वेपर सारे एब्जॉर्ब करेंगे। और उसके बाद रात के वक्त इसी हीट को वो इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। वरना हमने सीखा था रात के वक्त क्योंकि हीट वापस स्पेस में बाहर जाती है, तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर्स ना हो तो हमारी हीट रात के वक्त सारी बाहर से वापस चली जाएगी। और उससे क्या नुकसान होगा? दिन के वक्त तो लोग जिंदा हैं, रात में वो सर्दी के मारे कंबल के अंदर घुसे रहेंगे। तो ये आपके पानी की कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ तक प्रॉपर्टीज भी मैंने अच्छी खासी आपको बता दी है। अब इस पे हम बात कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन। पानी आपके पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है। आपको हमेशा एक ऑक्सीजन चाहिए और दो हाइड्रोजन चाहिए। इसमें ये कह सकता हूँ 2:1 है। 2:1 का मतलब क्या है? कि मेरे पास दो एटम ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन लाजमी होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मास की बात करूं, इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब क्या है? कि मेरे पास हाइड्रोजन एक होता है 1 ग्राम का, फॉर एग्जांपल मोलर मास। दो हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम्स हो जाएंगे मोलर मास। एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। तो अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो 1:8। 1:8 का मतलब क्या है? 1 किलो अगर हाइड्रोजन है तो 8 किलो ऑक्सीजन चाहिए। अगर मैं एक सिलेंडर लेता हूँ 1 किलो का, ठीक है, सिलेंडर आपके पास बड़े भी होते हैं, सिलेंडर हमेशा वेट के हिसाब से मेजर किया जाता है, नॉट इन वॉल्यूम। ऑल दो उसके अंदर जो गैस जा रही है इन वॉल्यूम जा रही है, लेकिन हम उसको जब खरीद रहे होते हैं तो हम वजन के हिसाब से खरीदते हैं। तो आपके पास अगर 1 किलो का सिलेंडर है तो आपको ऑक्सीजन के 8 किलो का सिलेंडर चाहिए, या 1 किलो जैसे 8 सिलेंडर चाहिए। तो एक हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन के सिलेंडर आपको चाहिए, एक एक किलो वाले। यहाँ पर बेशक नजर आ रहा है हाइड्रोजन क्वांटिटी में ज्यादा है, लेकिन अगर इन वेट हम बात करें तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपकी इन वेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 8 किलो और ये 1 किलो का मतलब क्या है? हाइड्रोजन 1 किलो में ज्यादा आ जाएंगे और ऑक्सीजन 8 किलो में उसके मुताबिक आएंगे। 1 किलो ऑक्सीजन आपका कम होगा। बिल्कुल यही मिसाल लें कि अगर मैं कहूँ कि 1 किलो में आप लेते हैं अंगूर, अंगूर सबने खाए होंगे ना, छोटे छोटे होते हैं, और 1 किलो में आप लेते हैं तरबूज, तरबूज आपने बड़ा सा देखा होगा। तो अंगूर और तरबूज कौन सा ज्यादा आएगा 1 किलो में? अंगूर ज्यादा आएंगे, हो सकता है पूरा तरबूज भी ना आए। ठीक है, वाटरमेलन जो आपका होता है वो तो आप जब वेट करेंगे, सबसे छोटा वैसे तो 1 किलो में मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो उसका वेट होता है वो 3-4 किलो
7-8 किलो का भी पहुंचा हुआ होता है। लेकिन अगर 1 किलो आप अंगूर लेते हैं तो 1 किलो अंगूर में बहुत सारे दाने आ जाएंगे। तो यही मिसाल यहाँ पर भी है। कंपोजिशन थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूँ, फिर किताब पे आते हैं। कंपोजिशन में आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन जब भी कनेक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन है और इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ तो नहीं, बॉन्ड एंगल इसको कहते हैं। बॉन्ड लेंथ कौन सी होती है? ये जो आपका डैश बना हुआ है, ये कितने डिस्टेंस पे, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और ये जो दो बॉन्ड्स के दरमियान एंगल है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये बॉन्ड एंगल मुझे अभी एग्जैक्टली जहन में नहीं आ रहा, लेकिन 104.5 डिग्रीज होता है। किताब पे हो सकता है हो। तो 104.5 डिग्री ये बॉन्ड एंगल है। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका कहलाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल क्यों कहलाता है? क्योंकि अब यहाँ जगह खत्म हो गई, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। वजह उसकी क्या है कि एक आपके पास ऑक्सीजन अपने इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन को इकट्ठा करके घूम रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ऑक्सीजन है, इसने एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। सिमिलरली ये आपके पास एक और इस तरीके के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद वाटर मॉलिक्यूल है, एक और आपके पास हर जगह होंगे। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपने साथ खींच के रखेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस एक ऑक्सीजन ने 4 हाइड्रोजन को अपने साथ एंगेज किया हुआ है। दो के साथ तो प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन बकिया दो के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स है। और ये आपका कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये सब हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो एक ऑक्सीजन ने 4 हाइड्रोजन को अपने साथ अरेंज करके इकट्ठा करके रखा हुआ है। इस वजह से भी इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल होता है, और भी इस तरह के प्रिज्मेटिक वगैरह, ये सारे स्ट्रक्चर सिस्टम है। होपफुली आप लोगों ने ये नहीं पढ़े होंगे। जब आप लोग अगली क्लास में, बड़ी क्लास में आएंगे, अगर हुआ आगे के टॉपिक्स में तो मैं पढ़ा दूंगा, अदरवाइज जब अगली क्लास में आएंगे तो ये आपका वहां पर सिखाया जाएगा काम। तो यहाँ पर आपका जितना भी मैंने अभी डिस्कस किया है, अभी फिलहाल किताब को इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर आपका पोर्शन स्टॉप कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं किताब पे आऊंगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लें। चले बेटा, आ जाए हम अपनी किताब पे। किताब में आपके पास वही सारी बातें तकरीबन लिखी हुई हैं जो आपको मैंने अभी बताई हैं। अब वन बाय वन इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले किताब ने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पानी इटसेल्फ होता क्या है, केमिकल फॉर्मूला ये क्या है, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। वाटर आपके पास अर्थ में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। दूसरा हमारी जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। मैक्सिमम 4 से 5 दिन तक इंसान जिंदा रह सकता है, इसके बाद उसको पानी चाहिए, वरना वो अपने आखिरी वक्त का इंतजार कर रहा होगा। बाकी इसकी कोई कलर नहीं होता है, स्मेल नहीं होती, इसमें कोई आपको टेस्ट नहीं मिलता। ये सारी चीजें इधर लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अकरेंस ऑफ वाटर के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, ऑर्डर स्मेल एक ही होता है, इसमें आपकी किताब ने टेस्ट का वर्ड भूल गया है। तो ऑर्डर का मतलब ही स्मेल होता है, तो इसका टेस्ट, ऑर्डर और कलर कह सकते हैं, या स्मेल की जगह आप टेस्ट रिप्लेस कर दें, जो भी आपका दिल चाहे। अकरेंस आपके पास क्या है? ये आपकी दुनिया के अंदर किताब में बड़ी अच्छी डायग्राम भी बनाई हुई है जो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो आपकी दुनिया में यानी कि अर्थ में जो अर्थ की सरफेस है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि पूरी अर्थ की सरफेस में 1/3 आपकी अर्थ सरफेस है, और बकिया 2/3, 2/3 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 70% होता है, वरना 66.66% ये आपका कहलाता है। तो आपका 2/3 आपका पानी है, और 1/3 आपकी अर्थ सरफेस है, यानी जमीन है और दीगर चीज़। तो ओशंस, रिवर्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, वेल, ये सारी चीजें, ग्राउंड वाटर हो गया, ये सब आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर आपको बताए हुए हैं किताब ने। और ये सारी बातें हमने भी पढ़ी हैं, अभी क्लास में डिस्कस की हैं। मजीद आपको बताया हुआ है पानी आपका 70% अर्थ सरफेस में है, और बाकी जो आपका लैंड कवर्स द रिमेनिंग 30%। वो भी पॉइंट रिपीट हुआ है। मेजोरिटी ऑफ वाटर आपका 97% ये सॉल्टेड वाटर है। सॉल्ट वाटर का मतलब क्या है? ओशंस हैं, लेक्स हैं, यहाँ पर आपका नमकीन पानी होता है। और ये आपके
सिर्फ 3% है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में 3% में भी हमने सीखा कि 1% हमारे काम का है। तो नेक्स्ट पॉइंट गालमन वही लिखा हुआ है कि फ्रेश वाटर आपका जो ह्यूमन के लिए एक्सेसिबल है, जो इंसान उसको अपनी अप्रोच में रख सकते हैं, वो लेस देन 1% है टोटल जो 100% पानी अर्थ में पड़ा हुआ है। तो 1% से भी कम पानी है जो इंसानों की पहुंच में है, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी सारा का सारा पानी आपका ग्लेशियर्स या इस तरह की फॉर्म में, तो अपनी तस्वीर अगर किताब में देख सकते हैं तो देख लें कि आपके पास यहाँ पर फ्रेश वाटर दिखाया है 3% निकल रहा है। उसमें से भी आपका जो 1% है वो लेक्स, रिवर्स, इन जगहों पर, और वाटर वेपर की फॉर्म में सॉइल मॉइस्चर हो गया, जो पानी आपके लिविंग थिंग्स के अंदर है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ये सारा कुछ आपका सिर्फ 1% है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि पानी की क्वांटिटी इटसेल्फ कितनी ज्यादा होगी। अब अगर हम ये 97% वाटर, एक तो बात है कि क़यामत ने आना है, पानी की किल्लत पड़नी है, और फिर आपके लोगों ने मरना शुरू कर देना है क्योंकि पानी नहीं होगा। तो पानी ना होने की वजह से तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन पॉइंट क्या है कि क्या हम इस 97% सी वाटर को अपने लिए पीने के काबिल नहीं बना सकते? बना तो सकते हैं। तो मसला ये नहीं है कि हम बना नहीं सकते। क़यामत में क्यों आना है? क्योंकि लोगों के पास दिमाग होने के बावजूद वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो आपके कहते हैं ना, लोगों के दिमाग घुटने में, अक्सर मैं भी कह देता हूँ बच्चों को, मैं तो कहता हूँ घुटने में भी नहीं, आपके जो टखने वहां पर है। कुछ का तो जो मैल जमा हुआ होता है ना नाखूनों के अंदर, पाँव के नाखून के अंदर मैल जमा हुआ है, वहां दिमाग अटका हुआ है। उन्होंने नाखून काट लिए, दिमाग भी बाहर निकल आएगा। तो ऐसे लोग रियलिटी में एग्जिस्ट करेंगे इवेंचुअली, जिनको पता ही नहीं होगा कि हम अपने सी वाटर को कन्वर्ट कर लें इनटू फ्रेश वाटर। अगर पानी की किल्लत हो रही है, गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है, हम पानी इवेपरेट करके उसको कलेक्ट कर लें और पी लें। लेकिन इवेंचुअली जब क़यामत में आना है, अल्लाह ने कहा है कि दुनिया ने खत्म होना है, तो तब आप चाहे कुछ भी कर लें, आपकी दुनिया ने जब खत्म होने का वक्त होगा, खत्म हो जाना है। तो बहरहाल हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना अपने आप को जिंदा रखने के लिए। हमें अगर पानी चाहिए पीने के लिए, तो हम जिंदा रहने के लिए पानी को खुद भी बना सकते हैं। अभी हम उससे बात नहीं कर रहे क़यामत आएगी, ये होगा वो होगा, हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। कहीं समंदर मौजूद है, आपको पानी की जरूरत है, क्या आप उस समंदर के पानी से पीने का पानी बना सकते हैं? तो बिल्कुल हम बना सकते हैं, बस हमें बनाना आना चाहिए। आगे आ जाए। डायग्राम होपफुली क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस मैंने जैसे अभी बताया कि आपके पानी के लिए पुराने जमाने में जंगें हुआ करती थी, और अब तो क्योंकि एक सिस्टम डेवलप हो गया है, लोग एग्री करते हैं कि इस मुल्क के पास पानी इतना रहेगा। लेकिन अर्थ में अगर फॉर एग्जांपल दोबारा किल्लत हो जाए पानी की, तो दोबारा से जंगें स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि आपके इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में कि हमारे ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको पानी की सख्त जरूरत है। पानी की सख्त जरूरत के साथ साथ आपके जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, टॉक्सिन्स उनको कहा जाता है, ये पानी के अंदर डिजोल्व होके निकल जाते हैं। हम कुछ खाने ऐसे भी खाते हैं, अगर हम उन्हें फॉर एग्जाम्पल पानी के साथ ना कंज्यूम करें, पानी का मतलब क्या है, हम खाना खाएं और उसके बाद पानी ना कंज्यूम करें, वो खाने इटसेल्फ हमारे अंदर रहते हुए वो काम खराब कर देंगे बॉडी का। तो ये जितने भी आपके टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, इनको निकालने के लिए आपको पानी चाहिए, अदरवाइज हमारी किडनी सही से फंक्शन नहीं करेंगी। तो बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। फटीग आपके पास डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाएगी, उसकी वजह से फटीग होता है। फटीग हम पढ़ चुके हैं पीछे ये टर्म। फटीग का मतलब क्या है? रेस्टलेसनेस। क्या आप थके हुए रहते हैं हर वक्त, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो आपकी बॉडी इटसेल्फ कोई काम करने के काबिल नहीं रहेगी। तो बहरहाल आपके रेस्टलेसनेस होगी और दीगर इस तरह से चीजें होंगी। नेक्स्ट आपका बताया हुआ है कि वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजेशन के लिए। सैनिटाइजेशन हम सब ने बहुत की है कोविड के टाइम पे। जो जगह साफ नहीं भी करते थे, उस जगहों को भी हमने साफ किया है, पानी से भी किया है, फिर सैनिटाइजर से भी किया है। सैनिटाइजर तो वर्ड हमारा सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर होता क्या है? अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट होता है। आपके मिथेनॉल होते हैं, इथेनॉल का मिक्सचर इस तरह से होता है। वो सारे आपके क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। तो जर्म्स की आप जब मारते हैं, उनको भगाते हैं, ये सारी चीजें, दैट इज कॉल्ड सैनिटाइजेशन। तो कपड़े धोने के लिए काम आता है, खाना पकाने के लिए काम आता है,
एग्रीकल्चर के लिए काम आता है, खेती बाड़ी के लिए। नेक्स्ट इसी तरीके से बताया हुआ है कि आपके थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको पानी तब भी चाहिए। आपके स्टीम इंजन स्टीम की मदद से चलते हैं, तो स्टीम क्या है, पानी तो है। तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी पानी की जरूरत है। नेक्स्ट पे आपका बताया हुआ है कि मेडिसिनल प्रोसीजर आपके पास बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर पानी के तौर पे आप वो दवाएं वगैरह मिक्स करते हैं। जैसे एक यहाँ पर दिया डायलिसिस करवाते हैं, तो डायलिसिस जब भी होगा उसमें फ्लूइड जो इस्तेमाल होता है उसमें ज्यादा मिकदार पानी की है। पानी के अंदर बाकी केमिकल्स वगैरह डाल के वो फ्लूइड आपकी बॉडी में पास करवाते हैं। तो ब्लड वेस्ट जितना भी होता है किडनी वगैरह का वो सारा निकल के उसमें डिजोल्व होके बाहर आ जाता है। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि डायलिसिस चाहे आप एक कंप्यूटर बैकग्राउंड रखते हो या आप बायो का बैकग्राउंड रखते हो, कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, बायो के बैकग्राउंड वालों को तो ये लाजमी देखना चाहिए। अदरवाइज कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, डायलिसिस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आपके जो फैटल डिजीज कहते हैं वो बीमारियां जिससे इंसान मर जाते हैं। तो ऐसी डिजीज को भी हम प्रिवेंट करते हैं साफ पानी की मदद से। जो लोग साफ पानी नहीं पीते, जाहिर है वो बीमार होंगे। वो बीमार होंगे तो हो सकता है सही इलाज ना मिलने पर वो इस दुनिया से भी चले जाएं। एग्जाम्पल आपको बताया, कोलरा है, टाइफॉइड है, ये सारी आपकी फैटल डिजीजेज हैं। इलाज ना होने पे लोग मर भी जाते हैं इससे। तो इम्पोर्टेंस का पॉइंट भी हो गया। मोर और लेस मैंने मेजोरिटी ये बातें आपसे कर ली थी। प्रॉपर्टीज के हवाले से ही बात करें, प्रॉपर्टीज भी हमने यहाँ पर देख ली है। कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, और इवेंचुअली लिक्विड है। पानी क्या है, लिक्विड है। और ये न्यूट्रल होता है, पीएच का टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसकी पीएच 7 होगी। और लिटमस पेपर का कॉन्सेप्ट हमें पता है, लिटमस पेपर एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है। लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। अगर लिटमस पेपर रेड हो जाए तो एसिडिक है, ब्लू हो जाए तो बेसिक है, कोई कलर चेंज ना हो तो इसका मतलब न्यूट्रल है। नेक्स्ट आपको बताया है फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, डेट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब आपके पास अगर ये टर्म यूज करें या किलोग्राम पर मीटर क्यूब करें तब भी दोनों एक ही हैं। तो इनकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों मैक्सिमम होती है उसके लिए हमने सीखा था एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। मुझे याद है एक लेक्चर भी पढ़ा होगा एनामोलस बिहेवियर का, मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा। तो एनामोलस बिहेवियर क्या होता है कि आपके पास पानी, में शॉर्टली बता रहा हूँ, पानी आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते आते अपने आप को वो जो भी एक्सपेंशन, बल्कि एक्सपेंशन ही जितना कॉन्ट्रैक्ट करना है कर लेता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही नीचे जाते हैं तो वो एक्सपेंशन शुरू करता है। बाकी लिक्विड्स में इसका उल्टा होता है, कम टेम्परेचर पे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाटर आपका कम टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और 4 डिग्री से कम जाते हैं और तो वो एक्सपेंड होता है। तो ये बिहेवियर कहलाता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये आप लोगों का टॉपिक ऑनलाइन पढ़ा भी होगा किसी वीडियो में, और मैं ये आपको कॉन्सेप्ट दे भी चुका हूँ। अब आपको याद नहीं है तो बेटा ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला है। नेक्स्ट पे आ जाए। ये ग्रेट सॉल्वेंट है फॉर बोथ आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। सॉल्वेंट का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जितने भी आयनिक, आयनिक का मतलब आयनिक कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स आपके मौजूद हैं। मॉलिक्यूलर आपके पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और वही होते हैं। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पढ़ा था कि लेट सपोज पोलर कंपाउंड HCl की बात करूं, या कोई भी आप दूसरा पोलर कंपाउंड ले लें। ये आपके पोलर कंपाउंड को यहाँ किताब ने रेफर किया हुआ है मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस से। और सिर्फ यही नहीं, और भी दीगर चीजें आपके पानी में। बस शर्त क्या है, उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होने चाहिए। वो आगे के टॉपिक में हम तफसीलन पढ़ेंगे। वापस आ जाए, तो यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि ग्रेट सॉल्वेंट है, ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसकी जो हीट कैपेसिटी है मैंने आपको तफसीलन समझा दी है, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। 4.2 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ग्रेटर देन अ रॉक। एक पत्थर लें, उससे 6 गुना ज्यादा हीट ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको धूप में रख दें और फिर कहें कि पानी तो ठंडा मिला है, क्या ऐसा नहीं है।
इसका मतलब ये है कि जब आप पत्थर को चूल्हे पे रखेंगे और पानी को चूल्हे पे रखेंगे और दोनों को 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दे दें, तो आपका पत्थर कम टेम्परेचर यानी कि 90 डिग्री पे कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, और सिमिलरली वही पानी 90 डिग्री पे 6 गुना ऑलमोस्ट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने का तरीका हाथ लगा के महसूस करना नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर कैलोरी मीटर्स होते हैं जो हीट की वैल्यू बताते हैं। हीट की वैल्यू कैलोरीज में निकाली जाती है, फिर उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल्स के अंदर। बहरहाल ये भी आपका टॉपिक नहीं है, मैंने आपको तफसीलन बाकी ये बातें बता दी हैं। लास्ट पॉइंट आपको बताया हुआ है कि ये आपके सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा रखता है। ये मुझे याद पड़ रहा है, मैंने कहीं आपसे जिक्र किया होगा सरफेस टेंशन क्या होती है। सरफेस टेंशन दोबारा से एक दफा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा डेप्थ में नहीं जा रहे। आपके पास जब भी पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अटैच, अटैच तो खैर नहीं, किसी बर्तन में रखे हुए हैं, तो बर्तन में आपके मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल लिक्विड के इस तरीके से अरेंज है। मैं पूरा नीचे तक नहीं जा रहा। मैं अगर बीच वाली लाइन की बात करूं, ये वाली लाइन को अगर हम बड़ा करके देखें, तो ये मॉलिक्यूल एक है, इसके ऊपर भी एक मॉलिक्यूल है, उसके नीचे भी एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के साइड में भी मॉलिक्यूल मौजूद है और इस साइड में भी मॉलिक्यूल मौजूद है। ये वाला मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट हुआ है, चारों मॉलिक्यूल्स ने इर्द गिर्द में इसको अपनी तरफ खींच के रखे हुए। लेकिन अगर मैं ऊपर वाली लेयर की बात करूं, तो ऊपर आके सिर्फ ये मॉलिक्यूल है, इसके नीचे एक मॉलिक्यूल है, बाकी और कोई नहीं है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसने ऊपर वाले को खींच के रखा हुआ है। सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? सरफेस के अंदर जो स्ट्रेस है, फोर्स है, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना टेंशन का वर्ड, टेंशन इन अ स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ा होगा। तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग का मतलब क्या है? उस रस्सी में खिंचाव कितना है। तो आपके सरफेस पे खिंचाव कितना है, सरफेस पे खिंचाव कितना है उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। अब अगर मैं इस पानी की जगह पर करें पेट्रोल डाल के रख दूं, तो पेट्रोल तो कुछ ही देर बाद आपको नजर आएगा सारा का सारा ग्लास से खाली हो गया। क्यों खाली हुआ? क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ये वाली इनके दरमियान, ये पेट्रोल में कम होती है और वाटर में ये ज्यादा होती है। तो पानी आपके पास जो ऊपर वाली सरफेस का मॉलिक्यूल है ये निकल के इतनी जल्दी नहीं जाता, जाता है, इतनी जल्दी नहीं जाता। बाकी इसकी जगह मैं पेट्रोल डाल दूं या आप कोई और सब्सटेंस ले लें, मिट्टी का तेल ले लें या कोई भी और दूसरी चीजें ले लें, तो वो सारी की सारी चीजें इवेपोरेट हो जाएंगी। तो इवेपोरेशन का टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो लाजमन सरफेस टेंशन वहां पे डिस्कस किया होगा। तो बहरहाल पानी की सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा तो नहीं, बहरहाल ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास यहाँ पर जो पानी है वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर दीगर जो आपके हैं सब्सटेंसेस। एक और पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है कि पानी की जो कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कैपिलरी ट्यूब आपने कभी अगर देखी हो, तो आपकी कैपिलरी ट्यूब क्या करती है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पानी पड़ा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब होती है बहुत पतली सी, बहुत पतली सी का मतलब उसका डायमीटर बहुत बारीक होता है। ये आपके कभी अगर किसी इंसान का ब्लड ना निकल रहा हो नॉर्मल इंजेक्शन से, तो उसको बटरफ्लाई कुछ लोग कहते हैं, कुछ कैपिलरी कहते हैं, ये लगा दी जाती है। क्योंकि उसकी सुई का जो डायमीटर इतना बारीक होता है कि ब्लड ना भी आ रहा हो तो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड इटसेल्फ वाटर अपने अंदर रखता है। कैपिलरी एक्शन क्या करता है कि आपके पास इतना बारीक उसके अंदर डायमीटर होता है कि पानी खुद ब खुद इसके अंदर खिंच जाता है। तो इस एक्शन को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या है कि आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी हमने सीखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो होती है बिटवीन द सरफेस ऑफ जो भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मॉलिक्यूल और सरफेस, ये मॉलिक्यूल है और सरफेस के दरमियान ये जो सरफेस है ये इस मॉलिक्यूल को अपने साथ पकड़ के खींचेगी। कभी आपने फॉर एग्जांपल ग्लास में या बॉटल में पानी पिया होगा, तो कुछ पानी के जर्रात ग्लास में रह जाते हैं या बॉटल में रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि ग्लास या जो बॉटल है उसने उस पानी को अपने साथ खींच के रखा हुआ है।
ऑल्दो वीक होती है ये फोर्स, लेकिन फिर भी होती है। तो ये जो आपके जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी ज्यादा आपके यहाँ पर फोर्स कम हो जाएगी, जितना छोटा डायमीटर होगा उतनी ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगी। ये बात क्लियर है? कैपिलरी एक्शन क्या होता है? पानी खुद ब खुद, इसको हम कहते हैं एडेसिव फोर्स, या एडेसिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूँ। तो ये आपके एडेसिव कहते हैं, कोएसिव इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। कोएसिव फोर्स अलग होती है, एडेसिव फोर्स अलग होती है। अगर मैंने नहीं भी पढ़ाया तो बाद में जब टॉपिक होगा तब बात करेंगे। बहरहाल ये जो आपके पास पानी है या कोई भी लिक्विड है, कम डायमीटर होने की वजह से ये खुद ब खुद ऊपर लिफ्ट हो जाता है। अब ये कहाँ काम आता है? एक एग्जांपल मैंने दी, जब आपको खून निकालना है इंजेक्शन की मदद से और नहीं निकल रहा, तो आप इस तरह की सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एग्जांपल आपकी किताब ने दी हुई है कि जो आपके दरख्त हैं, आप दरख्त के नीचे जो जमीन है वहां पानी दे रहे हैं, लेकिन दरख्त क्या कर रहा है, उस पानी को एक एक पत्ते तक पहुंचा रहा है। तो ये जो एक्शन है ये कैपिलरी एक्शन है। ये आपकी किताब ने भी बताया हुआ है कि आपका पानी राइज होता है फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट की जड़ों से पानी रिसते हुए ऊपर जाएगा और लीफ पत्तों तक वो पहुंच जाएगा। ये आपका कहलाता है कैपिलरी एक्शन। बहरहाल ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पर एक जुमला लिखा है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब अर्थ की जमीन में जो पौधे जितने भी उग रहे हैं उन सबको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। जो जमीन से बाहर का अगर कुछ है तो उसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहेंगे। तो वो अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। बहरहाल तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब वही है जो हमारे अर्थ पे पौधे दरख्त वगैरह उग रहे हैं। नेक्स्ट आपका है कंपोजिशन। कंपोजिशन के बाद स्ट्रक्चर, और फिर मैं यहीं पे आज का लेक्चर स्टॉप करूंगा। जल्दी से थोड़ा सा इसको देख रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ वाटर बता चुका हूँ, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। मेरे हिसाब से इसमें और तो कोई चीज नहीं है। यहाँ पर आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन एटम है, ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए। और मैंने यहाँ तो खैर मिटा दिया, इनके दरमियान मैंने आपको बॉन्ड एंगल भी बताया है। नेक्स्ट यहीं पे आगे आप बात कर रहे हैं। वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल बताया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके दरमियान होती है। ये सारी बातें हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। वाटर आपको पता है एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी हमने पीछे निकाला था, गालवन 1.1 मुझे याद पड़ रहा है। 1.1 तो खैर HCl का था। तो इनके दरमियान भी कोई ना कोई वैल्यू है लेस देन 1.7, क्योंकि 1.7 से ज्यादा होगी तो वो आयनिक कंपाउंड बन जाता है। वापस आ रहे हैं, रेन वाटर के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। मैंने आपको बहुत पहले ये टॉपिक पढ़ा दिया था। रेन वाटर, आप बाल्टी पकड़ के खड़े हो जाए तो जो पानी गिरेगा आपकी बाल्टी में वो प्योर वाटर होगा। आप उसको पी लें बेशक, लेकिन वो आपके पीने वाला पानी नहीं, उसमें भी मिनरल्स ऐड करने। ड्रिंकेबल वाटर अलग होता है। ड्रिंकेबल वाटर के बारे में बताया हुआ है, इसके अंदर जो नेसेसरी आपके सब्सटेंसेज हैं, आयंस हैं, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के अलावा आपका यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया। यही सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, यही लिखा हुआ है। तो ये सारे मिनरल्स हैं। कभी आप बॉटल लें बाजार से, मिनरल वाटर लें। आजकल तो हम बाइकआउट कर रहे हैं ना, जितने भी हमारे यहाँ इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उसको हम बाइकआउट कर रहे हैं। आप कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट ले लें, लाजमी नहीं है कि आप वही बॉटल लें जो आज तक चलती आ रही है। कोई भी पानी की बॉटल लें, अगर वो प्रॉपर कंपनी ने आपको प्रोवाइड की, एक तो लोकल बना रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, प्रॉपर कंपनी है तो उसने रिसर्च करके दिया हुआ है कि आपके पास किस किस एलिमेंट की कितनी मिकदार मौजूद है, तो लिखा होगा कैल्शियम इतने ग्राम्स है, सोडियम इतने ग्राम्स है, ये सब वहाँ लिखा होगा। तो बहरहाल वो सारी चीजें आपके वहां पर लिखी हुई मिलेंगी। ये आपका कंपोजिशन हो गया। स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, स्ट्रक्चर आपके पास सिंपल सा है। आपके यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर लिखा है बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन अपने साथ हाइड्रोजन को अटैच कर रहा है विद अ कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? कि मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट एटम्स होंगे, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड की पहचान है। नेक्स्ट आपको यहीं पे बताया हुआ है कि ऑक्सीजन एटम आपके इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो जाता है शेयरिंग करके। यही सारी बातें आपको पीछे ही मैं पढ़ा चुका हूँ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो मुझे दोबारा इसको पढ़ाने की या ट्रांसलेट करने की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज का टॉपिक आपका फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट,
ये टॉपिक है। ऑल द वाटर एज अ सॉल्वेंट, ये आप पढ़ चुके हैं। वाटर एज अ सॉल्वेंट में क्या है, मैंने आपको समझाया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में ऑल द डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पानी आपके सबसे ज्यादा अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व करता है। इट इज अ गुड सॉल्वेंट। तो बहरहाल ये वाला टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक जो कि छोटा सा था, इसमें किसी को कंफ्यूजन